हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग पिछले क्लास में बायो का 1 से लेकर 400 तक का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके थे, जो सीरीज चला रहे हैं बायो का। अभी हम लोग करने वाले हैं 401 नंबर के प्रश्न से 450 तक प्रश्न को अंजाम देंगे और उम्मीद है आप अच्छा इसमें स्कोरिंग करेंगे। और जो अगर स्कोरिंग अभी टेस्ट मतलब जिसका अच्छा तैयारी नहीं है हो पाया है अभी तक, तो वो आप क्या करेंगे, एक बार ज़रूर ध्यान से सुने और उम्मीद है कि आप दोबारा रिवीजन कर लें तो अच्छा रहेगा। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और कई बार रिपीटेड प्रश्न है ये, तो हम उम्मीद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समय बिना किसी तरह का गवाए। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? बिल्कुल आहार वहन करना। जाइलेम जो होता है वो जल का वहन करता है, फ्लोएम जो है आहार का, भोजन का, पोषक तत्वों का वहन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में पानी पहुंचाता भी जस्ट बताए। जो जल पहुंचाने का काम है वो जाइलम का है और भोजन पहुंचाने का जो काम है वो फ्लोएम का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल पहुंचाने की बात, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा जाइलम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? इसमें ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है। अगर आपने सोडियम अटेम्प्ट किया है, निम्नलिखित से कौन सा पौधे के विकास के लिए, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, सूक्ष्म पोषक नहीं है। अगर आपने सोडियम अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सोडियम। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गहन के लिए आवश्यक है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर, अगर आपने बोरोन अटेम्प्ट किया है सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बोरोन सही है। अगला प्रश्न पर ध्यान दें आप। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। हम इजी प्रश्न है। अगर आपने अमरबेल अटेम्प्ट किया है, आपका उत्तर 100% सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन आपके सामने में है, कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, आपके पास ऑप्शन सामने में है। अगर आपने साइटोकाइनिन अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है। साइटोकाइनिन जो होता है वो पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन जो होते हैं वो जनरली 5 हैं। एक तो ऑक्सिन है, एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक अम्ल है। फिर समझिएगा, पादप 5 हार्मोन होते हैं। पहला एथिलीन, ऑक्सिन 2, जिब्रेलिन 3, साइटोकाइनिन 4 और 5वां एब्सिसिक अम्ल। ये 5 जो है पादप हार्मोन है। उसमें से एक अभी नाम दिया है साइटोकाइनिन, तो उत्तर मारेंगे साइटोकाइनिन, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? बिल्कुल, कौन सा सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? अच्छा प्रश्न है, क्या अटेम्प्ट करेंगे? अगर आपने एब्सिसिक अम्ल मारा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गैसीय स्थिति में, अगला प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? अगला प्रश्न है कि गैसीय स्थिति में जो पाया जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। बड़ा इजी प्रश्न है, थोड़ा अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो अगर आपने एथिलीन अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है, एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु जो गैस प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो हरे फल होता है उसको कृत्रिम तरीके से एसिटिलीन का यूज़ करके पकाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। तो अगर आपने एथिलीन अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है? जो टमाटर होता है उसका जो बीज रहित फल उत्पादन कब संभव हो सकता है, यही प्रश्न है। अगर आपने पुष्प पर हार्मोन छिड़कने से अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है, पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से
वो बीज रहित होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके पास ये, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने पराग कोष अटेम्प्ट किया है, पराग कोष अटेम्प्ट किया था, आपका उत्तर 100% सही है। अगर आपने पराग कोष ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया था, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है? इजी प्रश्न है। अगर आपने बीज अटेम्प्ट किया ऑप्शन सी, तो आपका उत्तर सही है। माँ पौधे की भांति पौधा होता है, बिल्कुल। तो तना काट कर आप ऐसे माँ पौधे की भांति, बिल्कुल। अगर आप तना काट मारे हैं तो बिल्कुल उत्तर सही बी। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होता है तो इस तथ्य को आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। भिन्न कालपक्वता कहेंगे, अर्थात ऑप्शन ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरित क्या होता है? एक ही पौधा का एक पुष्प के जो परागकोश में से परागकण और उसी पौधे का दूसरा पुष्प का वर्तिकाग्र से अगर स्थानांतरण कर दिया जाए तो उसको क्या इसके लिए मारेंगे? अच्छे से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल आपका सही है। अगर आपने सजात पुष्पी परागण मारा है तो आपका उत्तर 100% सही है। कंचन एक उन्नत किस्म है। अगर आपने अटेम्प्ट किया है आंवला, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसका? तो ये गन्ना का प्रजाति है। अगर आपने डी अटेम्प्ट किया, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। अगर आपने बी अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित फलीदार पौधे में से कौन पेट्रोपादप है? पेट्रोपादप है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा पेट्रोपादप है? अगर आपने करंज अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है, सी। अगर आपने करंज अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है? तो बिल्कुल आंध्र प्रदेश। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर सही है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान समझेंगे। अच्छा प्रश्न है। कहता है वेरी गुड, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? आपके पास है प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत। अगर आपने अटेम्प्ट किया है डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है, बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? तो जो बायोडीजल पौधा है वो रतन जोत कहलाता है। अगर आपने ध्यान समझेंगे, बायोडीजल पौधा कहता है बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने में है, क्या अटेम्प्ट करेंगे? अच्छा से अटेम्प्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल आपका सही है, ध्यान समझेंगे। बायोडीजल, बिल्कुल आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन आपके सामने में है। बायोडीजल पौधा, बायोडीजल पौधा, अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो इसका उत्तर आपका हो जाने वाला है जेट्रोफा, बिल्कुल सही है। जेट्रोफा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में, अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न है, अच्छे से अटेम्प्ट करें। एथेनॉल, बिल्कुल। अगर आपने गन्ना मारा है तो आपका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने गन्ना अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान देंगे। कोई जान नहीं है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है, अगर आपने पाइन मारा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल होता है, बिल्कुल। किस चीज़ के लिए? तो ये अल्कोहल, जो पावर अल्कोहल के लिए, ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट सही है आपका। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में जरूर इतना करें। शीतल पेय जैसे क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। जो शीतल पेय होता है जैसे कोला में जो पर्याप्त मात्रा में जो होता है वो क्या होता है? अगर आपने कैफीन मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है।
कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है अगर आपने चाय और कॉफ़ी दोनों अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन सी, तो आपका उत्तर 100% सही है। निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? इसमें से कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से पदार्थ प्राप्त किया जाता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? अच्छा प्रश्न है और अटेम्प्ट करें। वृक्ष से प्राप्त किया था, अगर आपने हींग मारा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केसर मसाला बनाने के लिए जो पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जो केसर जो होता है मसाला, उसके लिए कौन सा भाग हम लोग उपयोग में लाते हैं? तो अगर आपने स्टिग्मा अटेम्प्ट किया है, जिसका कि हिंदी वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा जिसका हिंदी वर्तिकाग्र होता है, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है अवसादकारी होगा, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मुख मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे पदार्थ होता है? मतलब मुख मच्छर जो विकर्षक होता है वो बिल्कुल, अगर आपने नीम मारा है तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगर फिनॉल एवं ध्यान समझेंगे, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड अगर अटेम्प्ट सी मारे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जीवाणुभोजी क्या है? अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जीवाणुभोजी है तो आप अगर अटेम्प्ट किए होंगे जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक विषाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाला एक विषाणु, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर 100% सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? बड़ा इजी प्रश्न है। कीट के काटने से कौन सा रोग होता है? अगर आपने डेंगू अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर सही है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कौन निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू अगर होता है तो कौन चीज़ की? तो अगर आपने प्लेटलेट्स मारा है ऑप्शन ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है, पीला बुखार निम्न के द्वारा होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कि पीला बुखार जो है वो किसके द्वारा होता है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या मारेंगे। पीला बुखार को ही येलो फीवर कहते हैं, जो जनरली एक संक्रामक रोग है, बिल्कुल, जो सूक्ष्म विषाणु से होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये एडिस जाति की एक मच्छर होती है, उसी के काटने से होता है। तो एडिस मच्छर के काटने से बिल्कुल, तो पीला बुखार जो है, ध्यान समझेंगे, जो पीला बुखार होता है या येलो फीवर, ये एक्चुअल में संक्रामक रोग है और ये जो फैलता है जिसका संचरण वो एडिस जाति के मच्छर से होता है, एडिस मच्छर से नहीं होता। अगर यहीं पर अगर इस प्रश्न में ऑप्शन दे देता एडिस जाति के मच्छर तो उत्तर हो जाता बी, लेकिन यहाँ एडिस मच्छर दिया है इसीलिए ये गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है? प्रश्न आपके सामने में है, कौन सा जो है वो टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता? अगर आपने जापानी इंसेफ्लाइटिस मारा है ऑप्शन डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया प्रश्न आपके सामने है, बड़ा इजी है, ध्यान समझेंगे। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? अच्छा से अटेम्प्ट करेंगे और यह प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए। यह वायरस से होता है, विषाणु से। आपका उत्तर सी सही है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन, अगर मस्तिष्क या मेरुरज्जु पर अगर सूजन, अगर मतलब झिल्ली पर अगर मतलब मान लीजिए सूजन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा बीमारी कहते हैं? अगर आपने मेनिंजाइटिस लगाया है टिक, तो आपका उत्तर सही है, डी। अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशु में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका मुख्यतः क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं इसका मुख्य रोटा वायरस है, रोटा वायरस, ऑप्शन नंबर बी। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक प्यारा सा अच्छा सा आप अपने मोटिवेशन और मेरे मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा परिवार के दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी हम दोनों के बीच में है, तो इसके लिए एक छोटा सा कमेंट करें और अच्छे से जिस तरह से मेहनत कर रही है मेहनत बरकरार रखें। आपका इसी जोश और इसी जुनून का ज़रूरत है और यह जोश जुनून बरकरार रह गया तो उम्मीद है जो आप अपने आप में से जो दुख महसूस कर रहे हैं, जो बेरोजगारी जैसे समस्या से जो हम लोग लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति से जो परेशान हैं, ऐसे परेशानी में माँ बाप
खड़ा होता है और मैं आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस भावना को कद्र करेंगे, समझेंगे और मेरे दिल के अंदर की जो भावना है, जो प्यार रूपी बातें हैं, जो करुणा दर्द से भरा बातें हैं, वो आप महसूस कर रहे होंगे। इसे किसी भी अन्य रूपों में न ले। ये मैं उन पीड़ाओं को मैं समझ सकता हूँ जिस पीड़ाओं से आप अभी गुजर रहे हैं। तो आज मेहनत करें, यही मेहनत आपका कल रंग लाएगा और आपका मान सम्मान पुनः वापस जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग आगे अटेम्प्ट करें। प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसको हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट किया है ए नंबर तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? आप इसे अच्छे से प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? अगर आपने एड्स तो विषाणु से होता है, एड्स तो वायरस से होता है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि पोलियो का वायरस जो होता है शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन खाने से, जल पीने से। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है। बिल्कुल, आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इस तरह से अटेम्प्ट करते रहें। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। पोलियो के टीका का खोज किसने किया? अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है जोनास सॉल्क, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। टीका का खोज जो है जोनास सॉल्क ने किया था। सॉल्क टीका किस व्याधि के लिए? तो पोलियो के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही है। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवायलेट के स्थान पर बाईवायलेट, मतलब पहले 3 बूंद दिया जाता था, अब 2 बूंद दिया जाता है, किसके लिए आप बताओ? बिल्कुल पोलियो के लिए। डी नंबर हो जाएगा। कहता है पेंथोजीन जो एक सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल अच्छे प्रश्न है, ध्यान से मारेंगे। वो किसके लिए? तो एक्चुअल में पैथोजीन जो होता है वो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। क्या मारेंगे? राइनो वायरस। अगर आपने बी अटेम्प्ट किया है राइनो वायरस तो आपका सही है। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी? तो अगर आपने वायरस मारा है तो आपका उत्तर सही है। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। जो यकृत रोग है हेपेटाइटिस बी का मुख्य कारक क्या है? डीएनए वायरस। डीएनए वायरस अगर आपने अटेम्प्ट ए किया है, आपने डीएनए वायरस अटेम्प्ट ए किया तो आपका उत्तर सही है। हम लोगों का 450 तक जो आपने अटेम्प्ट किया है, आपने कमांड भी किया होगा। उम्मीद है आप जब ये मेरा कंप्लीट सीरीज कर लेंगे और इसको आप रिवीजन करके अच्छे कर लेंगे तो उम्मीद है आप जब टेस्ट देंगे, सेट देंगे एग्ज़ाम हॉल में तो आपको अच्छा महसूस बुझाएगा कि नहीं भाई हमारा जो है सच में कम मेहनत में सर ने बहुत ज़्यादा हमारा योगदान सर ने किया। मैं आपके सफलता को मैं आसान करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आप थोड़ा मेहनत करते रहें, इस तरह से लगातार टेस्ट लगाते रहें। मैं आपके लिए मैं कदम से कदम मिला के आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हम लोग यहाँ विराम लेते हैं। इससे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। भगवान आपकी सफलता सुनिश्चित करे। मैं बार बार प्रत्येक दिन और हर पल यही दुआ देना चाहता हूँ और यही कामना आपके लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम दूसरे का हित चाहेंगे तो ईश्वर हमारा हित करेगा और अगर हम सिर्फ अपना हित चाहेंगे तो स्वाभाविक है मेरा कभी हित नहीं हो सकता है। जो इंसान दूसरे का नुकसान चाहता है ईश्वर उसका नुकसान करने के लिए हमेशा तैयार है। इसीलिए हमेशा दूसरे का हित देखना चाहिए, हमेशा दूसरे का अच्छाई करना चाहिए, दूसरे के भलाई के लिए काम करनी चाहिए। ये छोटा सा ज़िंदगी है। 60 साल आज की उम्र, पहले लोग 100 वर्ष जिया करता था। जरा सोचिए अब हम लोग कितना कम उम्र धीरे धीरे होते चला गया। खान पान अच्छी नहीं है, पर्यावरण अच्छा स्वस्थ नहीं है, हम लोग ज़्यादा डिप्रेशन में चलते हैं। कई सारी बेरोजगारी की मार, कई सारे समाज का दबाव, कई सारे जात पात, ये वो फल्ला चिल्ला, कई तरह का तमाम दाब ऊंच नीच से हम लोग दबे हुए हैं। जिस डिप्रेशन से स्थिति से क्या हो रहा है, हम लोग का आयु घटते जा रहा है और इस स्थिति में छोटी सी आयु जीना है। उसके लिए अगर हम किसी से बैर करते हैं, किसी से दुश्मनी करते हैं, किसी का बुरा देखते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ और मतलब निर्लज इंसान धरती पर कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए हम ये आपसे संदेश विनती करना चाहेंगे कि आप कभी भी किसी का बुरा मत देखिए। कोशिश करिए हमेशा सबका हित करना। छोटा सा ज़िंदगी है, कब किसको चलते फिरते कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन आपके द्वारा जो क्या हुआ कृत्य है वही अमर रहेगा। हमेशा दूसरे का हमेशा अच्छा करिए। अगर बुरा अच्छा नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुरा मत करिए। हम यही आपसे एक दक्षिणा के तौर पर मांग रहे हैं। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं जितना अपने जीवन में सीखा हूँ मैं यही सीखा हूँ
कि मैं अमर होने के लिए नहीं, तो जब मैं इस धरती पर अमर रह ही नहीं सकता हूँ तो मैं किस चीज़ का मैं बैर करूँ, किस चीज़ का जात पात, ऊंच नीच, गरीबी, क्षेत्रवाद, ये तमाम चीज़ों को क्यों, इसको बहुत दूर कर दीजिए, इसको मार दीजिए। अपने खुद के मरने से पहले इस सब चीज़ को अपने लाइफ से मार दीजिए। चलिए धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। मेरा बात अगर अच्छा लगे, जो मेरी कॉन्सेप्ट्स है मैं उस पर चलता हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी उस पर चलें। नहीं भी चल पाएँ तो कोशिश करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।